नमस्कार, मैं योगेश राणा। क्या नेता यह मानते हैं कि जनता मूर्ख है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है? मैं इस सवाल के साथ बात को शुरू करता हूं। आप बात पूरी होने तक इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी को 2 जुलाई को तोड़ा था। अजीत पवार सहित 9 लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया और आज 12 जुलाई है। 10 दिन में अजीत पवार और उसके साथ शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं किया जा सका है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया जा सका है। इसकी एक वजह है या अनेक वजह है? इसकी एक ही वजह है, किसके हिस्से में कितने मलाईदार मंत्रालय आने हैं यह तय नहीं हो पा रहा है। यह एक वजह है, लेकिन इसके अलावा भी एक वजह है जो बताती है कि बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े गहरे संकट में धंसती जा रही है। अजीत पवार को अपनी मनमर्जी के मलाईदार विभाग चाहिए। जिन विभागों पर अजीत पवार ने हाथ रखा है उन विभागों को एकनाथ शिंदे देना नहीं चाहते हैं। अब ये विभाग कौन से हैं और एकनाथ शिंदे क्यों नहीं देना चाहते हैं, और अजीत पवार इन विभागों को ही क्यों लेना चाहते हैं? इन 3 सवालों के आसपास जो तथ्य मौजूद है उनको समझने के लिए फिर कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर आए थे बीजेपी के साथ तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख जो आरोप था वह अजीत पवार पर लगाया था। उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था और एकनाथ शिंदे का कहना था कि अजीत पवार जानबूझकर विधायकों को फंड नहीं देते। वो इस बारे में उद्धव ठाकरे से शिकायत करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अजीत पवार के प्रभाव में है, वो उनको कुछ कहते नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री बन गए। अब बीजेपी अजीत पवार को लेके आ गई है और अजीत पवार एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। अब शिंदे गुट परेशान है, एकनाथ शिंदे परेशान है। अगर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया तो वो महाराष्ट्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस वजह से वो शिवसेना को तोड़कर आए थे वह उसी वजह को खुद पैदा कर दे रहे हैं, या फिर जो वजह थी वो वजह ही कुछ नहीं थी, वो सब झूठ का मायाजाल था। क्योंकि वो अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है और खुद ही अपने उप मुख्यमंत्री को वित्त मंत्रालय कैसे दे सकते हैं, जबकि अजीत पवार तो वित्त मंत्रालय को ईमानदारी के साथ संभालना ही नहीं आता है, उनको संभालते ही नहीं है। यह एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार पर आरोप लगाए थे। अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, इसके बाद भी कोई फैसला आया नहीं है। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, शिंदे शिवसेना को तोड़कर अजीत पवार के कारण ही आए थे और अब वो ही अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिलाकर एकनाथ शिंदे की छाती पर आकर बैठ गए हैं। बात केवल इतनी भर भी नहीं है। जब अभी विभागों के बंटवारे में इतना झगड़ा है तो चुनाव के समय सीटों के बंटवारे में कितना झगड़ा होगा, यह बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है। महाराष्ट्र सरकार में कुल 42 मंत्री हो सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सहित 29 मंत्री है। मंत्री परिषद में 13 पद खाली है। अजीत पवार की ओर से 4 और मंत्री पद की मांग की गई है। अगर यह मांग मान ली जाए तो 3 और मंत्री एकनाथ शिंदे गुट को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी मांगेंगे, और ऐसे तो दोनों के पास 13 मंत्री हो जाएंगे और भाजपा के पास केवल 16 मंत्री बचेंगे, जबकि भाजपा के 105 विधायक हैं और ये जो लोग हैं ये 40 विधायक तोड़कर लाए हैं, यह इनका दावा है। अब एक बात पर और ध्यान दीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना में गठबंधन था। प्रदेश की 48 सीटों में से भाजपा ने 25 और शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 23 जीती थी और 18 शिवसेना ने जीती थी। एकनाथ शिंदे पिछली बार की तरह ही 22 सीटें मांग रहे हैं। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दी थी, ऐसे ही मुझे भी दो। और कमाल की बात तो यह है कि शिवसेना के 18 सांसदों में से 13 सांसद शिंदे के साथ है, इसीलिए इन 13 को तो टिकट दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो टूट के आए हैं। इसके अलावा 9 और सीटें शिंदे को चाहिए। अब आप खुद ही सोच लीजिए, बीजेपी और अजीत पवार के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और ये आपस में कैसे बांटेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अजीत पवार को 10 सीटें देने का वादा किया था, तो जब अजीत पवार को 10 सीटें देने का वादा किया है तो एकनाथ शिंदे को 10 से ज़्यादा क्या सीटें दी जा सकती है। अब आप खुद ही सोचिए,
महाराष्ट्र में जिस झगड़े की नींव बीजेपी ने रखी है उस पर किस तरह का महल खड़ा होने वाला है। भाजपा पिछली बार महाराष्ट्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 सीटें जीती थी। इस बार कितनी जीतेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को लेकर एकनाथ शिंदे में मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी एकनाथ शिंदे से पीछा छुड़ा ही ले, यही एक रास्ता बचता हुआ दिखता है, भले ही किसी भी कीमत पर। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इसके अलावा कोई रास्ता अब दिखता नहीं है। हालांकि इसको लेकर कुछ खबरें आने लगी है, अनुमानों पर आधारित खबरें लिखी जाने लगी है, और अनुमानों पर लिखी जाने वाली खबरें तभी लिखी जाती है जब कुछ संकेत आते हैं, संकेत दिए जाते हैं। इसी के साथ में एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजीत पवार गुट को वित्त के साथ ही सहकारिता मंत्रालय भी चाहिए, यह खबरों में बड़ा चल रहा है, क्योंकि एनसीपी के दर्जन भर से अधिक नेता सहकारी या निजी चीनी कारखाने चलाते हैं। उनका सहकारी बैंकों पर भी नियंत्रण है, इसीलिए उन्हें वित्त और सहकारिता मंत्रालय चाहिए। इन बातों से एक बार फिर साबित होता है कि नेताओं को जनता की तनिक भी परवाह नहीं होती है। उन्हें केवल सत्ता और मलाईदार पदों की ही चिंता होती है। जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, या शायद जनता ही मूर्ख बनने के लिए तैयार खड़ी रहती है। वरना तो आप खुद ही सोचिए, 2 जुलाई को अजीत पवार और उसके साथ आए 8 विधायकों ने शपथ ली, तुरंत ही झगड़ा शुरू हो गया और अब 10 दिन बाद तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। इसी बीच ये जो विधायक टूट कर आए हैं, एनसीपी को तोड़ कर आए हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घूम कर भी आ गए हैं, वहां से होकर भी आ गए हैं। लेकिन जनता ने यह नहीं पूछा कि यह जो आप लोगों ने सौदा किया है इसमें जनता को क्या मिलेगा, और जनता इस बार आप लोगों को चुनकर विधानसभा क्यों भेजे। जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक कहावत को प्रचलन में बार बार लाया जाता है। शायद अक्सर कहा जाता है कि जनता तो भोली होती है। क्या सचमुच जनता इतनी भोली होती है कि इतना मोटा मोटा कैलकुलेशन भी ना समझ सके? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर आप लोग राय जरूर रखें, क्योंकि आप ही तो जनता है। मेरा मानना है कि जनता कतई भोली नहीं होती है, वो सब समझती है और वक्त आने पर हिसाब बराबर करती है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।